हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी कुमारी मनोविज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इमोशन, संवेग के विभिन्न सिद्धांत। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने संवेग क्या है और इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस मतलब इसका शारीरिक आधार क्या है उस पर प्रकाश डाला था, उसको देखा था। और आगे हम लोग आज संवेग के सिद्धांत को देखेंगे। संवेग के सिद्धांतों में हम लोगों को 3 सिद्धांत पढ़ना है। जेम्स लांजे का थ्योरी, कैनन बार्ड का थ्योरी और एक्टिवेशन थ्योरी, जिसको लिंड्सले ने उसको प्रतिपादित किया है। तो एक एक करके हम लोग तीनों थ्योरी को देखेंगे। सबसे पहले जेम्स लांजे थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 मनोवैज्ञानिकों, विलियम जेम्स जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और कार्ल लांजे जो कि डेनिश शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया। चूँकि दोनों मनोवैज्ञानिकों का विचार आपस में मिलता जुलता है, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम दोनों के नाम पर रखा गया है, जो कि जेम्स लांजे सिद्धांत से मशहूर है। यह एक बायोलॉजिकल, याद रखेंगे कि यह एक संवेग का बायोलॉजिकल थ्योरी है। इस सिद्धांत की व्याख्या थोड़ा सा हम लोग जिस तरह से इमोशन को समझते हैं उससे थोड़ा अलग है। हम लोग इमोशन को समझते हैं कि पहले हम लोग कोई चीज़ अनुभव करते हैं और तब उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को देख के, जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं उसको देखते हैं तो सबसे पहले मन में उसके लिए घृणा आता है और फिर हम कुछ भी बिहेव करते हैं। परंतु ये थ्योरी ऐसा नहीं कहता है, ये इसके ठीक विपरीत कहता है। ये क्या कहता है कि पहले संवेगात्मक पहले कोई भी क्रिया होती है और फिर अनुभूति बाद में होती है। मतलब कि ये जैसे कि जेम्स लांजे ने जो कि उदाहरण दिया है कि हम पहले भालू को या किसी भी डरावने जानवर को देख के भाग जाते हैं, इसलिए डर जाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। हम लोग जो साधारण अर्थों में समझते हैं कि हम लोग किसी सांप को देखेंगे, मान लेते हैं सांप को देखेंगे तो पहले डर जाएंगे इसलिए भाग जाएंगे, लेकिन जेम्स लांजे ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हम भाग जाते हैं इसलिए डर जाते हैं। अब वो इसलिए ऐसा क्यों कहते हैं, इसका हम लोग देखेंगे कि उनका व्याख्या का आधार क्या है। तो सबसे पहले जो स्टेप उन्होंने बताया है कि हम कोई भी स्टिमुलस जो कि हम इमोशन को उत्पन्न करता है, संवेग को उत्पन्न करता है, उसका परसेप्शन करेंगे। तो सेंस ऑर्गन से हमारा नर्व इम्पल्स जो उत्पन्न होगा मस्तिष्क में पहुंचेगा और हमको उस चीज़ का परसेप्शन होगा, जो कि सिंपल होता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं न्यूरॉन्स और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ते समय कि किसी चीज़ का परसेप्शन कैसे होता है। कोई भी सेंस ऑर्गन जिससे रिलेटेड वो स्टिमुलस है उसके नर्व इम्पल्स एक्टिवेट होंगे और वो ब्रेन में जाएगा और उस चीज़ का हम लोग परसेप्शन करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स अब फिर से मस्तिष्क से निकलकर हमारे भीतरी अंगों में, जैसे हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड से उसको उत्तेजित करेगा और साथ ही साथ वो बाहरी मांसपेशियों को, हाथ पैर की मांसपेशियों को भी क्रियाशील कर देगा। ठीक है, अब इन सब का परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति के शरीर में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होंगे और वह संवेगात्मक व्यवहार करने लगेगा। फिर से हम इसको दोहराते हैं कि पहले क्या होगा कि व्यक्ति परसेप्शन करेगा किसी स्टिमुलस का। परसेप्शन करने के बाद नर्व इम्पल्स जो कि ब्रेन में गया है वो फिर से वापस हमारे शरीर के भीतरी अंगों में आता है। भीतरी अंगों में जब वो आता है तब हमारे अंगों को उत्तेजित करता है, जैसे फेफड़ा है, किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, हृदय है, और साथ ही साथ हाथ पैर की मांसपेशियों को भी वो एक्टिवेट करते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा शरीर में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं और हम कोई व्यवहार करते हैं। जैसे ही हम व्यवहार करते हैं कि वो सूचना फिर से मस्तिष्क को मिलती है और तब हम उस चीज़ का अनुभव करते हैं। इस तरह से जेम्स लांजे ने इमोशन को समझाया है कि पहले स्टिमुलस का परसेप्शन हुआ कि हम स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसकी सूचना ब्रेन में जाएगी, वो सूचना फिर से हमारे शरीर में आएगी, हम प्रतिक्रिया करेंगे और वो उस प्रतिक्रिया की सूचना जब फिर ब्रेन में जाएगी और तब हमको अनुभव होगा। सारांश ये है इन बातों का कि हम किसी भी स्टिमुलस को देखकर पहले व्यवहार करते हैं तब अनुभव करते हैं। तो ये थ्योरी थोड़ा सा सामान्य
अर्थ में सामान्य जिंदगी में जो हम अनुभव करते हैं या जो हम समझते हैं उससे थोड़ा इसीलिए अपोजिट है, क्योंकि जेम्स लांजे कहते हैं कि पहले हम व्यवहार करते हैं तब हम अनुभव करते हैं। तो आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं होता है, फिर इसीलिए कुछ ऐसे और भी थ्योरीज आए हैं या फिर और भी कुछ अध्ययन है जिससे जेम्स लांजे की थ्योरी को समर्थन मिलता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट अध्ययन है, उसका हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, आनंद पुनर्निवेशन प्रकल्पना। इसमें क्या कहा जाता है कि हमारा जो फेस का एक्सप्रेशन होता है वो जैसा होता है हम वैसा ही फील भी करने लगते हैं कुछ देर बाद। जैसे मान लेते हैं कि हमको दुखी नहीं, हम अंदर से खुश हैं, लेकिन हमको किसी को दिखाना है कि हम दुखी हैं, तो बहुत देर तक अगर चेहरा हम दुखी बना के रखेंगे तो हम फिर वैसा ही अनुभव भी करने लगेंगे। तो ऐसा अध्ययन में चूँकि आया, तो ये अध्ययन भी जेम्स लांजे के थ्योरी को सपोर्ट करता है कि पहले व्यवहार होगा बाद में अनुभव होगा। हम किसी भी चीज़ को देखकर भाग जाते हैं इसीलिए डर जाते हैं, अगर हम नहीं भागेंगे तो हम नहीं डरेंगे, ये जेम्स लांजे का कहना है। समझ गए? परंतु बाद में अन्य मनोवैज्ञानिकों ने या अन्य शरीर क्रिया वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी की आलोचना की। सबसे इम्पोर्टेंट जो आलोचना है वो यही है कि हम कोई प्रतिक्रिया पहले करते हैं और बाद में अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जेम्स लांजे के सिद्धांत की सबसे पहली आलोचना थी कि ऐसा नहीं होता है। कई मनोवैज्ञानिकों, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कैनन बार्ड, उनका कहना है कि दोनों चीज़ें, व्यवहार और अनुभव, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, और अन्य मनोवैज्ञानिकों के और वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग इसकी इमोशन की व्याख्या की गई, परंतु इसका खंडन सबने किया कि पहले व्यवहार होगा और बाद में अनुभव होगा। दूसरा जो आलोचना है वो है फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ इमोशन डज नॉट अपीयर टू डिफर फ्रॉम ईच अदर टू एक्सटेंट दैट वुड बी इसेंशियल टू डिस्क्रिमिनेट वन इमोशन फ्रॉम अनदर बेस्ड ओनली ऑन आवर बॉडी रिएक्शन। मतलब कि जरूरी नहीं है कि एकदम अलग अलग इमोशन के लिए शारीरिक परिवर्तन या जो बाहर से दिखता है वो एकदम अलग हो। बहुत सारे इमोशन हैं जिनके बिहेवियर, जिनका जो रिएक्शन होता है वो ओवरलैपिंग होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे चिंता में, डर में, तनाव में, सब में हमको पसीना आने लगता है, हार्ट बीट चेंज हो जाता है, मुंह सूखने लगता है, या बहुत जब हम खुश होते हैं तो भी आँख से आंसू आता है, दुखी होते तो भी आँख से आंसू आता है। तो केवल शारीरिक व्यवहार के आधार पे हम इमोशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार वैसा हो रहा है तो ही हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं। खुशी में भी हमारा आंसू निकलता है लेकिन उस समय हम खुशी का फीलिंग आता है हमको, दुखी में भी आंसू आता है लेकिन उस समय हम दुखी होते हैं। तो इस तरह से जेम्स लांजे की थ्योरी का जो है वो आलोचना किया गया और उनका खंडन किया गया है कि नहीं, ऐसा जो कहते हैं कि पहले व्यवहार बाद में अनुभव, ऐसा सब बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद जो हम थ्योरी देखेंगे वो है कैनन बार्ड का। कैनन बार्ड का थ्योरी जेम्स लांजे के थ्योरी के विरोध में ही आया था, ऐसा कहा जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मूल रूप से कैनन के द्वारा किया गया, बाद में बार्ड ने उसको फिर अपने अध्ययनों के या रिसर्च के आधार पर सपोर्ट किया, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम कैनन बार्ड थ्योरी है। आप देखेंगे भी मेरे स्लाइड्स में कि हम इसमें कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किए हैं साइमल्टेनियसली, वो आपको बाद में पता चलेगा कि इस थ्योरी में किस तरह से इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरी में हाइपोथैलेमस पे खास जोर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम हाइपोथैलेमिक या थैलेमिक सिद्धांत भी रखा गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि कैनन बार्ड ने किस तरह से इमोशन को दर्शाया है कि इमोशन का फील कैसे होता है। इमोशन पहले सिंपल सा है कि हम फिर से स्टिमुलस का परसेप्शन करेंगे, सेंस ऑर्गन से को उत्तेजित होगा किसी भी स्टिमुलस से, और उसका ज्ञान मस्तिष्क में होगा। मस्तिष्क में कहाँ ज्ञान होगा? वो तंत्रिका आवेग हाइपोथैलेमस या थैलेमस से होता हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचेगा। ठीक है, वो कहाँ? हाइपोथैलेमस या थैलेमस से होता हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचेगा। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हाइपोथैलेमस पर से अपना जो कंट्रोल है वो कम कर देगा। ठीक है,
उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हाइपोथैलेमस पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा। जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो वो 2 दिशा में एक साथ अपने नर्व इम्पल्स को भेजेगा। ऊपर फिर से वो प्रमस्तिष्क वल्क मतलब कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजेगा और नीचे अंतरांगों में, शरीर के अंगों में, बाह्य अंगों में वो भेजेगा। इस तरह से एक तो हमारा अनुभव भी होगा और दूसरा हमको व्यवहार भी हमारा साथ साथ होगा। हम फिर से आपको समझाते हैं। जब हम किसी स्टिमुलस का परसेप्शन करेंगे, परसीव करेंगे, तो नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस से होता हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचेगा। जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नर्व इम्पल्स पहुंचता है तब वो हाइपोथैलेमस पर से अपना जो है कंट्रोल कम कर देता है। कंट्रोल कम करने के बाद हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा और वो एक साथ 2 दिशा में फिर से नर्व इम्पल्स को भेजेगा, ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फिर से और नीचे शारीरिक अंगों में। एक साथ दोनों जगह चूंकि नर्व इम्पल्स गया तो ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने से अनुभव भी होगा उस वस्तु का और नीचे शरीर के हाथ पैर की मांसपेशियों में आने से व्यवहार भी होगा। इसीलिए इस थ्योरी में कहा गया है कि अनुभव और व्यवहार साइमल्टेनियसली एक साथ होता है, ना कि व्यवहार या अनुभव पहले और एक कोई बाद में। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी को हाइपोथैलेमिक या थैलेमिक थ्योरी कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस पर ही यह सिद्धांत पूर्ण रूप से आधारित है। हाइपोथैलेमस ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो दोनों तरफ एक साथ नर्व इम्पल्स को भेज के एक साथ व्यवहार और अनुभव दोनों ही प्राणी को कराता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत बहुत ही सरल रूप से इमोशन या संवेग की व्याख्या करता है। परंतु जैसा कि होता है, इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं की गई। इसका सबसे पहला आलोचना है कि ये थैलेमस पर या हाइपोथैलेमस पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है, बाकी जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उनको थोड़ा इग्नोर करता है, और थैलेमस या हाइपोथैलेमस पे बहुत ज़्यादा इसका जोर है, जो कि ऐसा नहीं है। और दूसरा इसका जो दोष है या बताया गया है, क्रिटिक है कि बेसिक एजम्पशन ऑफ कैनन-बार्ड थ्योरी दैट फिजिकल रिएक्शन डू नॉट लीड टू इमोशन। मतलब कि जो जेम्स लांजे थ्योरी का आलोचना करते हुए ये थ्योरी बना कि हमारा शारीरिक व्यवहार जो है वो इमोशन को लीड नहीं करता है, परंतु फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस इसको नकारता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, पहले व्यवहार होता है फिर अनुभव करते हैं। तो ये इस फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के आने के बाद इस थ्योरी का आलोचना बहुत जोर पकड़ लिया कि नहीं, कैनन-बार्ड का कहना सही नहीं है, जेम्स लांजे का ही थ्योरी सही था। ठीक है, थर्ड थ्योरी जो हमको पढ़ना है वो है लिंडस्ले का एक्टिवेशन थ्योरी। तो इसके पहले जो थ्योरी दोनों आप लोगों ने पढ़ा वो बायोलॉजिकल थ्योरी ही है दोनों इमोशन का, और एक में कहा जाता है कि पहला सिद्धांत में कहा जा रहा है कि व्यवहार पहले होगा, अनुभव बाद में होगा। दूसरे थ्योरी में, कैनन-बार्ड की थ्योरी में कहा जा रहा है कि अनुभव और व्यवहार दोनों साथ साथ होगा। आप अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से भी अनुभव करिएगा और आप फिर उस चीज़ को शेयर भी कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। आपको जो कोई इमोशन होता है तो पहले अनुभव होता है, पहले व्यवहार होता है, या दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ होता है। तीसरा जो ये थ्योरी है वो इन दोनों थ्योरी से थोड़ा सा अलग है। अलग इस तरह से कि ये ब्रेन के वेव्स पर, जो ब्रेन में वेव्स उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स, उनके आधार पर इमोशन की व्याख्या करता है। कैसे करता है हम बताते हैं। इसकी व्याख्या लिंडस्ले ने की है, जैसा कि मैंने बताया। उन्होंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को उन्होंने थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना है और इसी के एक्टिवेशन लेवल पे उन्होंने इमोशन का व्याख्या किया है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ही मनुष्य, कोई प्राणी, कोई भी स्टिमुलस का परसेप्शन करेगा, इमोशनल स्टिमुलस का, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। पहले नीचे जो फिगर बताया गया है उसमें थोड़ा हमने विस्तार से बताया गया है। तो पहले स्टिमुलस से रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाता है सूचना, रेटिकुलर फॉर्मेशन से थैलेमस हाइपोथैलेमस दोनों में एक साथ जाता है, दोनों से फिर कॉर्टेक्स में फिर इमोशन होता है। इसको हम विस्तार से बताते हैं कि हमारा जैसे ही कोई किसी भी चीज़ का हम परसेप्शन करते हैं, इमोशनल चीज़ का, तो उससे एक जो नर्व इम्पल्स निकलता है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएगा, वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस को एक्टिवेट कर देगा।
ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस संयुक्त रूप से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अपना सूचना भेजेंगे। जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सूचना जाता है तब विभिन्न प्रकार के ब्रेन वेव्स हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगते हैं और उन वेव्स के आधार पे किस तरह का वेव है, वो हाई वेव है, लो है, मीडियम है, और उस तरह का इमोशन हमारा होता है। अब ये वेव्स क्या है वो देखना होगा। तो लिंडस्ले के अनुसार जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक्टिवेशन लेवल है वो 4 तरह का होता है: 0 लेवल, लो लेवल, हाई लेवल और मॉडरेट लेवल। 0 लेवल मृत्यु के बाद होता है, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है जानने का। लो लेवल हम सोने के दौरान पाया जाता है। हाई लेवल बहुत तीव्र संवेग में, जैसे क्रोध में, डर में, तनाव में इत्यादि में होता है। और मॉडरेट लेवल जो है सिंपल सा जो हमारा डेली रूटीन है, खाने पीने लिखने, इस दौरान मॉडरेट लेवल पाया जाता है। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक्टिवेशन लेवल है जो कि 4 तरह का हुआ। अब इसके एक्टिवेशन लेवल में ही कुछ इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा होते हैं ब्रेन में, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG से मापा जाता है। EEG से माप के ही हम बताते हैं कि ब्रेन का वेव अभी कैसा है, बहुत हाई लेवल का है कि लो लेवल का है। तो लिंडस्ले ने इसे 2 वेव्स को बताया, अल्फा ब्रेन वेव्स और बीटा ब्रेन वेव्स। जब व्यक्ति आराम की अवस्था में होता है तब अल्फा वेव्स उत्पन्न होते हैं, और जब बहुत तीव्र इमोशन होते हैं तब बीटा वेव्स उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली ये EEG के द्वारा ही, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा ही मेज़र करके देखा जाता है कि अभी किस तरह का ब्रेन वेव्स उत्पन्न हो रहा है, और जिस तरह का ब्रेन वेव्स होगा वैसा ही इमोशन व्यक्ति फील करता है। तो इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट और साधारण अर्थ में समझाएं तो लिंडस्ले का कहना था कि व्यक्ति का इमोशन टोटल उसके ब्रेन वेव्स पे ही निर्भर करता है। जिस तरह का ब्रेन वेव्स उत्पन्न होगा वैसा ही संवेग व्यक्ति फील करेगा। अगर बहुत बीटा वेव्स उत्पन्न हो रहा है तो हमको तीव्र कोई भी संवेग होगा, अगर अल्फा वेव्स उत्पन्न हो रहा है तो हम आराम की अवस्था में पाए जाएंगे। लिंडस्ले का कहना ये था। इनके थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म मिला, इनकी भी आलोचना की गई। सबसे पहले इनकी पहला आलोचना है एक्सप्लेन इंटेंस इमोशन ओनली एंड हैज़ लिमिटेशन इन एक्सप्लेन मॉडरेट इमोशन स्टेट। जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं कि अल्फा वेव्स और बीटा वेव्स का इन्होंने वर्णन किया है। तो अल्फा वेव्स हमारा बताता है कि हम आराम की अवस्था में हैं, और बीटा वेव्स बताता है कि हम हाई इंटेंसिटी वाले इमोशन में हैं। मॉडरेट लेवल में कौन सा वेव उत्पन्न होता है उस पर बहुत व्याख्या नहीं कर पाए लिंडस्ले, और उसको बहुत अच्छे से नहीं बता पाए मॉडरेट लेवल का जो हमारे इमोशंस होते हैं। और दूसरा जो इनका मुख्य ये आलोचना है वो है कि कम्प्लीटली डे एम्फेसाइज ऑन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इमोशन सच एज कॉग्निशन, एसोसिएटिव, बिहेवियर चेंज। इन्होंने ब्रेन वेव्स पे और बाकी चीज़ों पे ही, ब्रेन के एक्टिवेशन लेवल और वेव्स पे ही ज़्यादा जोर डाला, और बाकी चीज़ों पे, कॉग्निशन पे, जैसे हमारा अनुभव है और हमारा और अन्य भी चीज़ें जो एसोसिएटिव चीज़ें हैं, जो बिहेवियर है, इन सब की इन्होंने थोड़ा सा इनको इग्नोर किया, इन पे ध्यान नहीं दिया। एक खास पक्ष पे ही ज़्यादा ध्यान देते हुए बाकी चीज़ों को ये इग्नोर करते हैं। तो ये 2 इनका महत्वपूर्ण इनका जो आलोचना है या अवगुण कहिए वो है। तो हम लोगों ने आज देखा कि संवेग के तीनों सिद्धांत क्या हैं, किस तरह से ये संवेग को परिभाषित करते हैं, या इस संवेग की व्याख्या किस तरह से करते हैं, शारीरिक आधार क्या है, संवेग का फीलिंग कैसे होता है, ये सब बताया गया। आप तीनों सिद्धांत को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद अपने अनुभव से भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या व्यवहार पहले होता है या अनुभव पहले होता है, या दोनों एक साथ होता है, या किस तरह से संवेग आपके ज़िंदगी में आपके लिए क्या मायने रखता है और किस तरह से आप उसकी व्याख्या करना चाहते हैं, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इमोशन। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कोई भी डाउट्स होगा तो पूछेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।